आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे पृष्ठाधार पत्ती। पृष्ठाधार पत्ती द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, इसलिए ब्रैकेट में द्विबीजपत्री लिखा है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। अंग्रेजी में इसे डार्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। ये डाइकाटिलेडनस प्लांट में पाई जाती है। तो डार्सी वेंट्रल का मतलब है जिसमें डार्सल भी हो वेंट्रल भी हो, यानी पृष्ठ भी हो और अधर भी हो। जैसे हमको पेट के बल लिटा दिया जाए तो पीठ भी है, हमारे पेट भी है। तो पीठ हमारा ऊपरी हिस्सा है जिसको डार्सल साइड कहते हैं, यानी पृष्ठ कहते हैं, और पेट हमारा तब वेंट्रल साइड हो जाएगा, यानी तब उसको हम अधर कहेंगे। तो अगर आम की पत्ती हम तोड़ें तो आम की पत्ती में देखेंगे एक ऊपरी साइड होता है जिसको डार्सल साइड बोलते हैं, और निचला पृष्ठ होता है जिसको वेंट्रल साइड बोलेंगे। तो इसी पृष्ठाधार पत्ती यानी द्विबीजपत्री का हम लोग संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि पृष्ठाधार पत्ती यानी डार्सी वेंट्रल लीफ के फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। तो जो डार्सी वेंट्रल लीफ है हमारे पास, उस डार्सी वेंट्रल लीफ में लैमाइना होता है जिसको पर्ण फलक बोलते हैं। सोज 3 मेन पार्ट्स, इसमें 3 भाग होते हैं, नेमली इपीडर्मिस, इपीडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, मीजोफिल यानी मध्य भाग, एंड वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहन भाग। तो 3 भाग इसमें होते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि बाह्य त्वचा यानी इपीडर्मिस जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह जिसको अपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल होती है। तो ध्यान दीजिए कि जो इपीडर्मिस है इसमें एडैक्सियल एंड एबैक्सियल इपीडर्मिस होती है। एडैक्सियल ऊपरी अपर सरफेस पे होती है, एबैक्सियल लोअर सरफेस यानी बेस पर होती है। तो बी का मतलब बेस, डी का मतलब डार्सल। तो ऊपरी पृष्ठ पर एडैक्सियल इपीडर्मिस होती है, निचले पृष्ठ पर एबैक्सियल इपीडर्मिस होती है, और इस पर क्यूटिकल का परत चढ़ी रहती है। क्यूटिकल की परत इसलिए चढ़ी रहती है, हमने पीछे पढ़ा था कि ताकि ट्रांसपैरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को कम किया जाए, पौधे से पानी की हानि को कम किया जा सके। अब देखिए, आगे कह रहा है कि निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमसे यही क्वेश्चन नीट में पूछ लेगा कि अपर सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं या लोअर सरफेस पर। तो लोअर सरफेस पर लीफ के स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपर सरफेस पर ऊपरी पृष्ठ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, धूप से पानी वाष्प में बनता है। तो अगर ऊपरी सतह पर स्टोमेटा यानी रंध्र ज़्यादा होंगे तो पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। इसीलिए पौधे ने दिमाग लगाया कि निचली सतह पर हम रंध्र ज़्यादा रखें जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। तो डाइकाटिलेडनस लीफ में डार्सल सरफेस की बजाय वेंट्रल सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। पूछेगा नीट में क्वेश्चन क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सके, इसलिए ऐसा नेचर ने बनाया है। अब देखिए, आगे देखते हैं। कह रहा है ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ऊपरी सतह पर रंध्र ना हो। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। तो ऊपरी तथा निचली सतह के बीच जितने भी टिश्यू होते हैं उन सब को मिलाकर के क्या बोलते हैं? पर्ण मध्योतक बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको
मीजोफिल बोलते हैं। मीजोफिल पण मध्योतक या मध्य में होता है तो मीजो, मीजो मीन्स मध्य में, तो पण मध्योतक या इंग्लिश में मीजोफिल बोलते हैं। पण मध्योतक यानी मीजोफिल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पैरेनकाइमा कोशिकाओं से बनते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही जो मीजोफिल होती है, इसी मीजोफिल में हमारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और यही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, पैरेनकाइमा कोशिकाओं से बनते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पैरेनकाइमा सेल से बनते हैं और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जो पैरेनकाइमा से बनते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो इन पैरेनकाइमा सेल में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक खम्भ पैरेनकाइमा, दूसरा स्पंजी पैरेनकाइमा। एक खम्भ पैरेनकाइमा, दूसरा स्पंजी पैरेनकाइमा। तो मीजोफिल हमारा में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ये हमारे पैरेनकाइमा से बने होते हैं। और पैरेनकाइमा 2 प्रकार की होती है। खम्भ पैरेनकाइमा को अंग्रेजी में पैलिसेड पैरेनकाइमा कहते हैं और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, ये 2 पैरेनकाइमा के पार्ट हैं। तो पैरेनकाइमा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलिसेड पैरेनकाइमा और खम्भ पैरेनकाइमा। तो पहली से याद करिए पोल, पोल का मतलब खंभा, तो खम्भ पैरेनकाइमा को अंग्रेजी में पॉलीसेड पैरेनकाइमा बोलते हैं। अब खम्भ पैरेनकाइमा यानी पॉलीसेड पैरेनकाइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। तो ध्यान दीजिए, इस बात को समझने की जरूरत कुछ भी नहीं है, नाम ही है खम्भ, तो खंभा लंबा होता है। तो खम्भ पैरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं ये एपिडर्मिस से नीचे पाई जाती हैं, बिल्कुल नीचे, और इनकी जो सेल होती हैं वो लंबी होती है। जाहिर सी बात की पोल लंबा होता है, खंभा लंबा होता है, तो इसकी सेल भी लंबी होती हैं। ये लंबवत समांतर होती हैं, ये लंबवत समांतर होती हैं। स्पंजी पैरेनकाइमा खम्भ कोशिकाओं से नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, ऊपर जो एपिडर्मिस होती है उसके ठीक नीचे खम्भ पैरेनकाइमा यानी पैलिसेड पैरेनकाइमा पाई जाती है और पैलिसेड पैरेनकाइमा के ठीक नीचे स्पंजी पैरेनकाइमा पाई जाती है और ये स्पंजी पैरेनकाइमा निचली बाह्य त्वचा यानी लोअर एपिडर्मिस तक पहुंच जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। तो ध्यान देना है, स्फेरिकल या एग शेप होती हैं सेल किसकी, स्पंजी पैरेनकाइमा की। इन कोशिकाओं के नीचे, इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन मंडल होते हैं। तो जो हमारी स्पंजी पैरेनकाइमा है इसकी सेल अंडाकार होती है या गोल होती है यानी एग शेप होती है या स्फेरिकल होती है और इनके बीच में बहुत सारा फ्री स्पेस पाया जाता है और इनमें एयर वायु गुहाएं पाई जाती हैं यानी एयर वैक्यूल पाई जाती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे वैस्कुलर बंडल होते हैं, जो हमारे वैस्कुलर बंडल होते हैं विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिड रिम, इनमें सिराएं और मध्य सिरा पाई जाती हैं। द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन्स, या तो इन्हीं वेन्स या सिराओं, जिनको हिंदी में सिराएं कहेंगे, इनकी साइज पर डिपेंड करता है वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर बंडल की साइज। तो इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा है कि
सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास में भिन्न होती है, से भिन्न होती है, से होना चाहिए। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्रियों की जालिका सिरा विन्यास में भिन्न होती है। इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखिए कह रहा है द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड कॉल्ड बंडल शीथ सेल। कह रहा है द वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट विनेशन ऑफ द डाइकाट लीफ। तो डाइकाट लीफ का जो रेटिकुलेट विनेशन होता है, जालिकावत सिरा विन्यास होता है, उसमें जाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे पीपल का पत्ता कभी सूख जाए तो देखेगा उसमें जाली जैसे बिछी रहती है, तो उसी को रेटिकुलेट विनेशन यानी जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। तो डाइकाट लीफ में जो डाइकाट पत्ते है उसमें ये साइज जो है वैस्कुलर सिस्टम का या वैस्कुलर बंडल का, ये विनेशन यानी विन्यास पर डिपेंड करता है डाइकाट लीफ की। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए कह रहा है कि संवहन बंडल संयुक्त बाइफ्लोएमी तथा मध्य आदि दारुक होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लीफ में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं? द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड bundle sheath cell. Look at figure 6.5 and find the position of xylem in the vascular bundle. Look at figure 6.5 and find the position of xylem in the vascular bundle. तो देखिए इसमें पोजीशन नहीं बताई गई, इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखा है। वैसे ये कह रहा है कि जो इसमें कह रहा है संवहन बंडल संयुक्त बाइफ्लोएमी तथा मध्य आदि दारुक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लोएम बाहर की होता है और दारुक मतलब जाइलम अंदर की ओर होता है, मध्य साइड में। इस बात को ध्यान देना है, इंग्लिश वाली बुक में ये चीज नहीं लिखी हुई है। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन यानी घनी होती है। इसे बंडल आच्छाद कहते हैं। कह रहा है देखो और संवहन बंडल में जाइलम के स्थान को देखो। तो हमें फिगर देखना है और जाइलम के स्थान को बताना है कि जाइलम कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है ऊपर लिखा हुआ हो, तो इसको देखते हैं। तो इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखा है कि जाइलम बाहर अंदर की ओर होता है, मध्य आदि दारुक, और फ्लोएम बाह्य फ्लोएमी होता है। हिंदी वाली बुक में लिखा है यानी फ्लोएम बाहर होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है पत्ती में। इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखा है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग फिगर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिगर हम लोग इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। तो देखिए डैक्सियल सरफेस है यानी ऊपरी बाह्य त्वचा है, ये बैक्सियल सरफेस है यानी निचली बाह्य त्वचा है। और नीचे देखिए स्टोमेटा दिखाया गया है रंध्र पत्ती में, ऊपर नहीं दिखाया गया। पत्ती की जो मोटाई है उसका एक वो दिखाई दे रहा है यानी पत्ती को बीच से फाड़ दिया गया है, जैसे गन्ने को फाड़ दिया जाता है, और तब हम उसकी इस काट को सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये निचली सतह है यानी ये बैक्सियल सरफेस है। यहाँ पर स्टोमेटा दिखाया गया है, ये एडैक्सियल एपिडर्मिस है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। ये देखिए पॉलीशेड मीजोफिल है, खम्भ ऊतक जिसको कहते थे, खम्भ वाला। ये देखिए मीजोफिल है, ये मीजोफिल है स्पंज वाला। और ये सब स्टोमेटल कैविटी है, स्टोमेटा यानी रंध्र के नीचे जो गुहा है। और ये स्पंजी मीजोफिल है, स्पंजी। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े खाली एयर कैविटी है, यहाँ पर खाली जगह है जहाँ पर हवा भरी हुई है। यहाँ पर देखिए ये बंडल शीथ है, ये बंडल शीथ है। और यहाँ पर देखिए जाइलम जो है हमारा ये है और फ्लोएम ये है। फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ। मध्य आदि दारुक लिखा है, फ्लोएम में
वाह फ्लोएमी लिखा हुआ है, तो फ्लोएम बाहर होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा। ये फिगर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है इसमें, फ्लोएम इधर होना चाहिए, जाइलम अंदर की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से फिगर ये हमने देख लिया। अब आगे आ जाता है डार्सी वेंट्रल लीफ, डाई कार्टिलेडनस लीफ। डाई कार्टिलेडनस, ये गलत लिखा है, मोनो कार्टिलेडनस होना चाहिए। इसको देखते हैं। अच्छा ये दूसरा है, ये मोनो कार्टिलेडनस स्टेम पहले पूछा जाएगा, इसको देखते हैं हिंदी वाली बुक में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है समद्विपार्श्व पत्ती, एक बीज पत्री। समद्विपार्श्व मतलब दोनों तरफ बराबर हो, सम मतलब बराबर। जैसे आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं की पत्ती देखिए समांतर होता है उसका बॉर्डर, दोनों तरफ ऊपर नीचे एक ही जैसा होता है, और पत्ती में डार्सी वेंट्रल ना होकर के पत्ती ऐसे खड़ी रहती है, पूरा एकदम झुकी नहीं रहती है, ऐसे खड़ी रहती है धान गेहूं की पत्ती, और दोनों किनारों को मिलाएंगे तो सब जगह बराबर रहता है। इसीलिए समद्विपार्श्व यानी समद्विपार्श्व पत्ती इसको कहा जाता है। और अंग्रेजी में डार्सी वेंट्रल, ये देखिए डाई काट वाला है, ये है देखिए समद्विपार्श्व को आइसो बाइलेटरल बोलेंगे। मोनोकार्टिलेडनस लीफ यह एक बीज पत्री में पाया जाता है। आइसो बाइलेटरल मतलब आइसो का मतलब सेम, लेटरल का मतलब किनारा, बाई का मतलब दोनों, तो दोनों किनारे लगभग एक ही तरह होते हैं, इसलिए आइसो बाइलेटरल इसका नाम है। यह एक बीज पत्री पौधे की पत्ती की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शारीर यानी एनाटॉमी तथा पृष्ठाध पर पत्ती का शारीर अधिकांश समान ही है। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ पत्तियां लगभग एक ही तरह होती हैं, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है, तो अपर एंड लोअर सरफेस पर यानी एडैक्सियल और एबैक्सियल सरफेस पर समान रूप से क्यूटिकल होती है, और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या समान होती है। चित्र 6.5 बा। अब ध्यान दीजिए कि पत्ती हमारी भी दोनों तरफ एक ही तरह होती है, और दोनों सतह पर स्टोमेटा भी लगभग बराबर होते हैं। चित्र 6.5 अभी हम लोग देखेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जो डार्सी वेंट्रल लीफ थी हमारी, द्विबीजपत्री पौधे यानी डाइकार्टिलेडनस पौधे की जो पत्ती थी, उसमें स्टोमेटा एडैक्सियल सरफेस पर कम यानी ऊपरी सतह पर कम या नहीं होते थे, और निचली सतह पर ज्यादा होते थे। लेकिन एक बीज पत्री में वहीं देखा जाए तो दोनों सतहों पर लगभग बराबर होते हैं स्टोमेटा। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा पत्ती होती है धान जैसे होता है, तो धान एक बीज पत्री है तो इसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा ऊपर और नीचे वाली सतह दोनों पे बराबर होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, इसलिए इसको पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो इस बात को ध्यान देना। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा पर कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, घास के बारे में बात कर रहा है तो इसको समझेंगे। तो कह रहा है इन ग्रासेज सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल यानी ऊपरी बाह्य त्वचा एलॉन्ग द वेन मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल। तो लंबी, खाली और रंगहीन, कलरलेस का मतलब रंगहीन, कुछ पत्तियों की वेन्स यानी सिराएं पाई जाती हैं। दीज आर कॉल्ड बुल्ली फार्म सेल्स। तो ध्यान दीजिए, इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? बुल्ली फार्म कोशिका बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये घास में पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर
इस चैप्टर से कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस बुल्ली फार्म सेल में जरूर ध्यान जाएगा। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए कि मोनोकार्टिलेजिनस लीफ में पाई जाती हैं जो घास होती हैं और ऊपरी यानी एडेक्सियल सरफेस पर पाई जाती हैं। ये लंबी होती हैं, खाली होती हैं और रंगहीन होती हैं। जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो बुल्ली फार्म सेल होती हैं ये ट्रांसपायरेशन की रेट को, वाष्पोत्सर्जन की दर को नियमित करती हैं। अगर वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है तो दर को कम करने के लिए ये जो है मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर, ध्यान दीजिए कि जो एक बीजपत्री पत्ती होती है उसमें विनेशन पैरेलल होता है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसको ध्यान देना है। थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। कह रहा है व्हेन द बुल्ली फार्म सेल इन द लीव आर एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आर टर्जिड। कह रहा है टर्जिड का मतलब टाइट हो जाना, स्फीत हो जाना, फूल जाना। तो कह रहा है जब बुल्ली फार्म सेल पानी को सोख लेती है तो पानी को सोख करके फूल जाती है, और जाहिर सी बात है जब सेल फूलेगी तो उसकी लेयर टाइट हो जाएगी, तो उसी टाइट होने को टर्जिड बोलते हैं। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेच। टर्जिड जब पानी सोख कर टाइट होती है तो टर्जिड, जब पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाता है तो पानी की कमी हो जाती है तो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने को फ्लैसिड कहते हैं। तो वही कह रहा है कि व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेच दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो कह रहा है कि जब पानी की हानि ज्यादा होने लगती है तो ये पत्ती मुड़ जाती है, कर्ल माने मुड़ना, मुड़ जाती है ताकि पानी की हानि को कम किया जा सके। तो इस बात को ध्यान देना है। द पैरेलल विनेशन इन मोनोकार्ड लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर size of vascular bundle except in main axis are seen in the vertical section of the leaf। कुल मिला के कहने की बात यह है कि मोनोकार्टिलेजिनस लीफ में पैरेलल विनेशन पाया जाता है। अब हमारा आगे आ जाता है समरी। तो समरी की स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि शारीरिकी यानी एनाटॉमी की दृष्टि से पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों यानी टिश्यू से बना रहता है। ऊतक यानी टिश्यू मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक, शीर्ष, पार्श्वी तथा अंतर्वेशी तथा स्थायी, सरल तथा जटिल रूप में विभक्त होते हैं। तो देखिए, टिश्यू हमारा प्लांट का क्लासिफाइड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जिसमें एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी होता है। एपिकल मतलब ऊपर वाला, लेटरल मतलब अगल बगल वाला, इंटरकैलरी मतलब बीच वाला। एंड परमानेंट, और परमानेंट पाया जाता है जो हमेशा रहता है, जो कि सिंपल तथा कॉम्प्लेक्स दो भागों में बांटा रहता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऊतक अनेक कार्य करते हैं। टिश्यू में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे स्वांगीकरण, यांत्रिक सहारा, संचय तथा पानी। तो स्वांगीकरण का मतलब होता है जैसे पेट के अंदर हमारा खाना पच करके जो ब्लड में जाता है, इसको एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहता है। तो टिश्यू हमारे एसिमिलेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, फूड को स्टोरेज यानी संरक्षण में हेल्प करते हैं, रखने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी को भेजने में हेल्प करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम फूड को, जाइलम जल को यानी पानी को ट्रांसपोर्ट करता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, माइनरल्स को। और फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिकल सपोर्ट आर द मेन फंक्शन ऑफ द टिश्यू। तो फोटोसिंथेसिस मतलब कि फोटोसिंथेसिस में भी टिश्यू हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी करते हैं, और मेन फंक्शन ऑफ टिश्यू यही सब होते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं
कह रहा है बाह्य त्वचा तंत्र में बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग होते हैं। तो जो एपिडर्मिस होती है उसमें एपिडर्मिस में बाह्य त्वचा कोशिकाएं यानी एपिडर्मल सेल पाई जाती हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं और एपिडर्मल अपेंडेजेस पाए जाते हैं यानी उपांग यानी छोटे छोटे अंग। 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं जैसे बाह्य त्वचीय, भरण तथा संवहन। तो जो टिश्यू सिस्टम होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर 3 भाग आते हैं। कह रहा है द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आर मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल। जो एपिडर्मिस टिश्यू होता है एपिडर्मल सेल से बने होता है। स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। स्टोमेटा रंध्र भी पाए जाते हैं और एपिडर्मल उपांग भी पाए जाते हैं। कह रहा है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फाउंड द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। जो ग्राउंड टिश्यू होता है यह प्लांट का सबसे मुख्य भाग बनाता है। भरण ऊतक तंत्र के 3 भाग होते हैं। ग्राउंड टिश्यू के भी 3 पार्ट होते हैं, वल्कुट यानी कार्टेक्स, परिरंभ यानी पेरिसाइकिल और पित्त। संवहन ऊतक तंत्र में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारे जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के अनुसार संवहन बंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर वैस्कुलर बंडल कई प्रकार के होते हैं। संवहन बंडल संवहन रचना बनाते हैं और पानी, खनिज तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। तो वैस्कुलर बंडल जो हमारा होता है वो वाटर, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स तथा फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों की आंतरिक संरचना में बहुत अंतर होता है। ये प्रकार, संख्या तथा संवहन बंडल की स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो टाइप, नंबर और वैस्कुलर बंडल की पोजीशन के आधार पर मोनोकार्टिलेजनस और डाइकार्टिलेजनस की संरचना में अंतर होता है। द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री के तने तथा मूल में होती है। तो ध्यान दीजिए कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये डाइकार्टिलेजनस प्लांट की रूट और स्टेम में पाई जाती है। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ये चैप्टर खत्म होने से पहले हमारा ये फिगर रह गया है, मोनोकार्टिलेजनस लीफ की संरचना नहीं पढ़ी गई, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए सब कुछ उसी तरह होता है, जैसे एक द्विबीजपत्री में था वैसे ही एक बीजपत्री में होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए एडैक्सियल सरफेस ऊपरी परत, एबैक्सियल सरफेस निचली परत। इसमें स्टोमेटा ऊपर सरफेस में निचली सतह पे एक है, तो रंध्र यानी स्टोमेटा ऊपरी सतह पर भी एक है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि स्टोमेटा संख्या में बराबर होते हैं लगभग दोनों ऊपरी और निचली सतह। ये देखिए हमारा जाइलम है, टिश्यू जो जल को ले जाने का काम करता है, और ये हमारा मीजोफिल है, मध्य ऊतक जिसको कहते हैं। सब स्टोमेटल कैविटी है, स्टोमेटा के नीचे ये हमारा फ्लोएम है। तो जाइलम ये है, फ्लोएम ये है। तो इसको ध्यान देना है कि जाइलम और फ्लोएम, ये सीधा लीफ का फिगर बना देगा, पूछेगा मोनोकार्टिलेजनस लीफ है या डाइकार्टिलेजनस लीफ है, और इसी पर आधारित आपसे नीट में क्वेश्चन पूछेगा, फिगर बना देगा और पूछेगा कि बताइए किस चीज की लीफ है, मोनोकार्टिलेजनस लीफ है या डाइकार्टिलेजनस। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो अब लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।